सो चैप्टर नंबर 1 के अंदर उसने स्टार्ट में वही सर्किट सिंबल्स डिस्कस किए हुए हैं जो हम लोगों ने अपने ओ लेवल्स के अंदर भी मैक्सिमम किए हुए हैं। इंडिविजुअली देख लेते हैं। कनेक्टिंग लीड्स नॉर्मली जिनको हम लोग को क्रोकोडाइल क्लिप्स के हेल्प से करते हैं कि अपने सर्किट जब बनाना है तो जिन लीड्स की हेल्प से बनाना है तो ये वो होती है हमारे पास। नॉर्मली जो कनेक्टिंग लीड्स होती है ना इनके दोनों एंड के ऊपर ना क्रोकोडाइल क्लिप्स अटैच्ड होते हैं। आप इनको सिर्फ वो क्लिप को ओपन करते हो और उसको इन सर्किट प्लेस कर देते हो। सिंगल बैटरी होगा तो सेल जो रिमोट में हम नॉर्मली डालते हैं, और जो बैटरीज होती हैं वो सीरीज ऑफ सेल्स हमारे पास डालते हैं। ठीक है। बाकी हमें पता है कि जब हम सीरीज में अटैच करते हैं तो हमारे पास ईएमएफ्स क्या होती हैं, आरडप होती हैं। पैरेलल में ईएमएफ्स क्या रहती हैं, सेम रहती हैं। ठीक हो गया। फिर आ गया फिक्स रेजिस्टर। वी नो दैट फिक्स रेजिस्टर ओम्स लॉ में भी हमने इसको पढ़ा था। इसका ग्राफ कैसा बनता है, इसकी रेजिस्टेंस क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। आइडियली रहती है, अदरवाइज नहीं रहती। तो जब भी आप मतलब उस पर्टिकुलर एज अ कंपोनेंट रेजिस्टर की रेजिस्टेंस फिक्स रहेगी, बट सर्किट की रेजिस्टेंस चेंज होती है एज द करंट फ्लोज अक्रॉस द सर्किट। देन जंक्शन है, ये मैंने पावर सप्लाई है। पावर सप्लाई बिगर होती है 12 13 वोल्ट। इनके सिंबल्स आपको याद होने चाहिए। हमारे पास क्रॉसिंग कंडक्टर्स हैं। इनमें जैसे आप वायर के ऊपर से वायर गुजार के लेके जा रहे हो, ठीक है, कि उनका आपस में कोई कनेक्शन नहीं है। जंक्शन ये होता है कि आपने अगर एक 3 वे पॉइंट बना दिया कि 3 वायर्स को ज्वाइन कर दिया यहाँ पे आप, ठीक है, तो जंक्शन से उनको नाम दिया जाता है। फिलामेंट बल्ब से आप फेमिलियर हो, वोल्ट मीटर से आप फेमिलियर हो। वोल्ट मीटर हमेशा कहाँ पे अटैच किया जाता है, पैरेलल में। एंड एमीटर कहाँ अटैच किया जाता है, सीरीज। स्विच हमें पता है कुछ टर्न ऑन और टर्न ऑफ द सर्किट के लिए। वेरिएबल रेजिस्टर क्या होता है, रेजिस्टेंस को वेरी करने के लिए अक्रॉस द सर्किट। शुक्र है कुछ याद है वो लेवल्स। माइक्रोफोन, माइक्रोफोन जो बोलने के लिए यूज होता है हमारे पास, ठीक है, उसका सिंबल बहुत रेयरली यूज होते हैं ये लाउड स्पीकर और माइक्रोफोन के सिंबल्स। बट देखने में आ जाने चाहिए कि कहाँ पे। फ्यूज हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। एक थिन वायर होती है जो कि सर्टेन करंट को ही सिर्फ पास आउट नहीं देती है। इफ करंट एक्सीड्स दैट वैल्यू तो ये क्या हो जाती है, मेल्ट, और सर्किट को क्या कर देती है, सेफ। ठीक है, तो ये क्या है, सर्किट सेफ्टी कंपोनेंट है, विच इज ऑलवेज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज। कभी भी पैरेलल में इसको कनेक्ट नहीं करते हैं हम लोग। फिर अर्थ वायर है, वो आप लोगों ने 3 टाइप्स ऑफ वायर्स पढ़े थे। रिमेम्बर कौन कौन से थे, लाइव। हानिया बोलने लगी है, हाँ बोलो। हाँ, शुक्र है, शुक्र है, शुक्र है या अल्लाह, देख बनवाया हम लोग। लाइव क्या होती है, विच टेक्स द करंट इन द सर्किट। अर्थ जो न्यूट्रल वायर होता है, करंट आउट करते हैं हमारे पास। और अर्थ वायर इन केस ऑफ इमरजेंसी यूज होती है, जब एक्सेस करंट आ जाता है हमारे पास उसको आउट करने के लिए। ये इमरजेंसी की स्पेलिंग है, समझ जाना खुद ही। मैंने गुस्से में देखते हुए लिखे। आगे ऑल्टरनेटिंग सिग्नल है, जैसे वो जनरेटर्स होते हैं हमारे पास, डीसी डीसी सर्किट एंड एसी बैटरीज होती है ना, इस तरह ऑल्टरनेटिंग के लिए हम लोग ये यूज करते हैं सप्लाई के लिए। कैपेसिटर एक नई चीज है जो आप लोगों ने पहले नहीं पढ़ी थी, एंड A2 में उसका पूरा एक चैप्टर है डेडिकेटेड टू दैट, बट आप फॉर नाउ, इट इज अ डिवाइस विच इज यूज टू स्टोर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ, इट स्टोर्स एनर्जी in the form of electric field. थर्मिस्टर्स नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट्स हमारे पास, जिनकी रेजिस्टेंस इंक्रीज होती है, डिक्रीज करती है विद द इंक्रीज इन रेजिस्टेंस के टेम्परेचर के साथ क्या रिलेशनशिप होता है, इनवर्स। लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर का किसके साथ रिलेशनशिप होता है, लाइट इंटेंसिटी के साथ। डायोड्स आप लोगों को कल ही बताए थे, डायोड्स क्या होता है, अ पीएन जंक्शन कंबाइंड टुगेदर, जो फोर्थ ग्रुप के एलिमेंट की डोपिंग से बनते हैं। डोपिंग होता है इम्प्योरिटी को ऐड कर। एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है, सबसे एक एक्सट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है। डोपिंग बिकम्स द एक्सट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ द सब्सटेंस।
फिर लाइट इमिटिंग डायोड है, दे आर स्पेशली डिजाइन डायोड्स जो के एनर्जी को किस फॉर्म में एमिट करते हैं, इन द फॉर्म ऑफ लाइट। फिर इलेक्ट्रिसिटी इट इज अ फ्लो ऑफ द चार्जेस, वो आप लोगों को पता है, करंट हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाता है। अब हमारा बस स्पीड है, बाकी सब कुछ हम लोगों ने ऑलरेडी कल कवर अप कर लिया है। आई जस्ट वांटेड टू शो इट टू यू फ्रॉम द करंट हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव जाता है, और इलेक्ट्रॉन हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, हमेशा इनकी डायरेक्शन ऑपोजिट होती है। क्यों कंडक्ट हो पाता है? बिकॉज हमारे पास सी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है हमारे पास, वो चार्जेस का यूनिडायरेक्शनल फ्लो की वजह से करंट जो है वो आता है। बिफोर द कनेक्शन ऑफ द सोर्स ऑफ करंट, सोर्स ऑफ करंट वो कहते हैं जो चार्जेस को एनर्जी देता है टू गो अक्रॉस द सर्किट, बिफोर दैट कनेक्शन हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स हैं दे आर मूविंग विद द स्पीड ऑफ लाइट। व्हेन दे आर कनेक्टेड टू अ सोर्स ऑफ करंट, यानी बैटरी इस पर्टिकुलर केस में, तो उनकी स्पीड जो है काफी हद तक कम हो जाती है हमारे पास, और वो जो स्पीड होती है हमारे पास दैट इज नोन एज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। चार्जेस का क्वांटाइजेशन हम लोगों ने कर भी पढ़ लिया था कि चार्जेस क्वांटाइज होते हैं हमारे पास, दैट इज क्वांटिक वैल्यूज होती हैं हमारे पास, डिस्क्रीट वैल्यूज होती हैं इनके पास हमारे पास, उनके मल्टीपल्स एग्जिस्ट कर सकते हैं। इस तरह नहीं है हमारे पास कि हर चार्ज के डिफरेंट वैल्यू होगी, और हमारे पास पता है चार्ज की वैल्यू क्या होती है, 1.6 इंटू 10 पावर नन। 19 क्यू इज इक्वल टू एनी वाला फॉर्मूला पढ़ा था ना हम लोगों ने, ये और इनका अमाउंट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, इससे हमेशा सिस्टम हमारे पास ओवरऑल क्या रहता है, न्यूट्रल। अगर कोई चार्ज उस पर नेट आना है तो वो मूवमेंट ऑफ चार्जेस की वजह से होगी। बाकी यहाँ पे मैंने वही बेसिक वाली चार्ज डिस्कस की हुई, करंट इज इक्वल्स टू क्यू ओवर टी होता है, आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। चार्ज पार्टिकल हमारे पास नेचर ऑफ चार्ज सेम होता है, सॉरी नेचर ऑफ चार्ज डिफरेंट होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज सेम होता है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के ऊपर, दैट इज 1.6 इंटू 10 पावर -19 कूलम्स। चार्ज का यूनिट क्या होता है, कूलम, करंट का यूनिट क्या होता है, एम्पेयर। बाकी पॉजिटिव एंड नेगेटिव बस हम साथ उसमें अटैच कर देते हैं। करंट की इक्वेशन है कि बिफोर जब यूनिडायरेक्शनल करंट होता है तो वेलोसिटी विद व्हिच दे आर मूविंग इज नोन एज द इलेक्ट्रॉन, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी हम डिस्कस करते हैं पर्टिकुलरली इन कॉन्टेक्स्ट टू द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन अक्रॉस द कंडक्टर। कल हम इसी क्वेश्चन को ड्राइव करने लगे थे, देन आई थॉट कि हम इसको बाद में कर लेंगे। इसकी डेरिवेशन हम इस तरीके से कर सकते हैं, आई किसके इक्वल होता है, क्यू ओवर, ठीक है, लेट मी टेक यू अ बिट अप। अब हमने इसमें टोटल नंबर ऑफ चार्जेस अगर निकालने हो तो हम उसको क्या करेंगे, एन इंटू क्यू, ये टोटल नंबर ऑफ चार्जेस आ जाएंगे अक्रॉस द एरिया एंड लेंथ, वॉल्यूम होता है ना हमारे पास, ठीक है, एन ए क्यू एल बन जाएगा हमारे पास, दैट वुड कॉन्स्टिट्यूट ऑल द चार्जेस। यहाँ पे छोटा क्यू लगा देते हैं ताकि हम उसको डिफरेंशिएट कर दें। अगर किसी भी कंडक्टर में टोटल नंबर ऑफ चार्जेस हमने यूज करना है तो एन ए क्यू एल की इक्वेशन यूज, व्हेन वी पुट दैट हियर तो क्या बन जाएगा, एन ए क्यू एल ओवर टी। अब दो तरीके हैं, यहाँ पे तो टी की जगह पे आप पुट कर दो एल ओवर वी, या आप एल की जगह पे क्या पुट कर दो, वी इंटू टी, चॉइस इज योर्स आप, ठीक है। लेट से मैं इसकी जगह पे पुट कर देता हूँ वी इंटू टी, ठीक है, टी टी से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये वेलोसिटी क्या कहलाएगी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और ये कौन सी वेलोसिटी होती है, दैट द इलेक्ट्रॉन्स अटेन व्हेन द सोर्स ऑफ करंट इज अटैच्ड अक्रॉस द कंडक्टर। बाकी v इज इक्वल टू आई आर वाला आपको फॉर्मूला पता है किस तरीके से, यहाँ पर उसने वो लगाया हुआ है कि ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी उसने कैलकुलेट करनी थी तो ये मिलीमीटर पर सेकंड में उसने लेनी थी। यहाँ कैपिटल वी से घबरा मत जाना, मुझे भी एक सेकंड में ऐसा लगा जैसे इसमें वोल्टेज यहाँ पे यूज किया हुआ है, ये स्मॉल वी ही है, थोड़ा टाइपिंग एरर हमारे पास आ गया। बाकी इसने यहाँ पे रिलेशनशिप डिस्कस किया हुआ है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी का करंट के साथ डायरेक्ट रिलेशनशिप होगा, एरिया के साथ इनवर्स रिलेशनशिप होगा, और एन के साथ भी क्या रिलेशनशिप होगा, इनवर्स। बिकॉज आई इज इक्वल टू एन ए क्यू बी था ना, तो वी किसके इक्वल आ जाएगा, आई ओवर एन ए क्यू, तो यहां से उससे सब रिलेशन।
वोल्टेज हमें पता है वो बिन ओवर चार्ज के इक्वल होता है, तो हम लोगों ने कल भी डिस्कस किया था। उसके अंदर सीरीज एंड पैरेलल की प्रॉपर्टीज भी हमने पढ़ ली थी। सीरीज में वोल्टेज क्या होती है 8, पैरेलल में क्या होती है सेम। सीरीज में करंट क्या रहता है सेम, पैरेलल में वोल्टेज क्या रहती है सेम। देखो ये वही इक्वेशन दोबारा आ रही है हमारे पास। Resistance R is equals to V over I according to Ohm's law, and R is equals to resistivity into length over area। वो भी हमने कल पढ़ लिया था उसकी क्वेश्चंस के अकॉर्डिंगली। पावर की क्वेश्चन भी कल आएगा, दोबारा भी ड्राइव करवा दी थी मैंने, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो कल हमने कर लिया था। एंड रेजिस्टेंस के साथ उनका रिलेशनशिप क्या होता है, तो दैट इज इट फॉर द following chapter. Let me walk you through the other book as well. यहाँ पे आप उन्होंने इलेक्ट्रिक करंट को डिस्कस किया हुआ है, चार्जेस को डिस्कस किया, मैंने न्यूक्लियस को डिस्कस किया हुआ है। ये उन्होंने क्वांटाइजेशन का जो वर्ड है ना, वो यहाँ पे उन्होंने थोड़ा सा बेटर एक्सप्लेन किया हुआ है कि रॉबर्ट मिलिकन सॉल्ट ड्रॉपलेट मेथड था, जिसकी बेसिस पे हमने ई ओवर एम रेशो कैलकुलेट की, तो वहां से हमें पता लगा था कि हमारे पास चार्ज का एक बेसिक वैल्यू होता है, बाकी सब उसके मल्टीपल्स होते हैं। एन ई वहां से ही निकाला था हम लोगों ने कि उन दे फाउंड आउट अ सर्टेन वैल्यू कि विच वाज ओनली द मल्टीपल ऑफ 1.6 इंटू 10⁻19। वहां से पता लगा था चार्ज इज नॉट समथिंग के जिसकी कुछ एग्जिस्टेंस होती है कि कहीं पे ज्यादा कहीं पे कम की मैग्नीट्यूड होगा। इट हैज अ फिक्स वैल्यू, ओनली इट हैज द मल्टीपल्स ऑफ इट। कुछ के पास ज्यादा होंगे, कुछ के पास क्या होंगे कम। उस बेसिस पे उन्होंने क्वांटाइजेशन, तो ऑयल जो रॉबर्ट मिलिकन्स का जो ऑयल ड्रॉपलेट मेथड है, जिसमें हम ई ओवर एम रेशियो फाइंड आउट करेंगे, यानी चार्ज पर यूनिट मास की रेशियो फाइंड आउट करेंगे, वहां पे हम पढ़ेंगे इस बारे में दोबारा। लेकिन क्वांटाइजेशन का मतलब ये था, व्हेन ही गॉट द रिजल्ट ऑफ इट, वहां से उसको चार्ज भी पता लगा था क्या होता है इलेक्ट्रॉन के ऊपर, तो उससे पता लगा था कि उसके पास जो रिजल्ट्स आ रहे हैं इट इज एक्चुअली द मल्टीपल ऑफ 1.6 into 10⁻19। From there he deduced that the charge is not continuous but a quantized discrete value है उसके पास। ये वो लिखा भी हुआ है, मैंने इतना बोल दिया, यहीं से पढ़ा देता हूँ। The experimental result showed that no matter what the charge on the droplet, Millikan's oil droplet method का वर्ड मैं इसलिए बार बार यूज कर रहा हूँ because उसने ऑयल को यूज किया था, ऑयल के ड्रॉप को यूज किया था और उसके ऊपर ई और एम रेशियो फाइंड आउट की थी। It seemed to occur only in integer multiple of a particular value, ne वाला factor, which he deduced was a charge on an electron. This concluded that it is quantized but not quantized. कन्वेंशनल करंट अभी भी क्लियर है ना, टू टाइप्स ऑफ करंट्स होते हैं, कन्वेंशनल एंड इलेक्ट्रॉनिक। कन्वेंशनल क्या होता है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, एंड इलेक्ट्रॉनिक क्या होता है नेगेटिव टू पॉजिटिव। नॉर्मली हम सर्किट के अंदर कन्वेंशनल करंट को यूज करते हैं, ठीक है, और और दोनों के एक्सटर्नल इफेक्ट सेम थे। कन्वेंशनल एंड इलेक्ट्रॉनिक करंट दोनों के एक्सटर्नल इफेक्ट्स क्या थे हमारे पास सेम थे। एक्सटर्नल इफेक्ट का मतलब ये कि उससे हीटिंग क्रिएट की गई, हीटिंग इफेक्ट का मैग्नीट्यूड बिल्कुल सेम निकला। हमारा उसके थ्रू हम लोगों ने लाइट बल्ब को देखा, लाइट की इंटेंसिटी वाज एग्जैक्टली द सेम। केमिकल इफेक्ट इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस करके देखा, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज वाज केप्ट कांस्टेंट बट नेचर ऑफ चार्ज को चेंज किया था। तो इन एवरी केस हम लोगों को पता लगा कि रिजल्ट्स एग्जैक्टली सेम ही आ रहे हैं। सो दे फाइनलाइज के जो चार्ज करंट की डायरेक्शन सर्किट में है, इट वुड बी शोड फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। एंड लेट्स नॉट फॉरगेट कि कन्वेंशनल करंट का मतलब क्या है, करंट ड्यू टू पॉजिटिव charge, and this positive charge is not proton but called hole, which is the absence of electron। ठीक है, और यहाँ पे उन्होंने ये डिस्कस किया हुआ है कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो हमेशा किस डायरेक्शन में होगा, ऑपोजिट टू कन्वेंशनल करंट। ये उन्होंने पॉजिटिव चार्ज का एरिया नेगेटिव चार्ज का एरिया की बेसिस पे डिस्कस किया, ऑब्वियसली डायरेक्शन क्या होगी, ऑपोजिट होगा उसके अंदर। करंट दोनों में सेम ही रहेगा बिकॉज कन्वेंशनल करंट का करंट इज
सेम। ये एन ए क्यू बी की डेरिवेशन हम पहले भी कर चुके हुए हैं, यहाँ रिपीट किया हुआ है। पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला, यहाँ से P इज इक्वल टू वी आई का फॉर्मूला डिवाइस हुआ था। ठीक है, W की जगह पे क्या पुट कर दिया था, क्यू वी, और फिर Q ओवर T को किसके इक्वल पुट कर दिया था, I के, और P इज इक्वल टू वी आई आ गया था। V इज इक्वल टू आई आर एंड I इज इक्वल टू वी ओवर आर का फॉर्मूला लगाते हैं। यहाँ पे ओम्स लॉ की बेसिस पे ये P इज इक्वल टू, आगे जाके ना हीटिंग इफेक्ट को हम लोगों ने पढ़ा था, आई स्क्वायर आर टी, उसको जाउल्स लॉ भी कहते हैं। कहीं थ्योरी में पढ़ो तो, बल्कि लिखा भी हो। आई विश आई शुड स्टार्ट रीडिंग द चैप्टर्स फर्स्ट। अच्छा, जाउस लॉ, एनर्जी है, हीट एनर्जी कितना प्रोड्यूस हो रहा है, ई इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है, पावर इनटू टाइम के। तो पावर की जगह पे क्या लगा दिया, आई स्क्वायर आर, और ये साथ में क्या आ गया। तो हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि कितनी हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगी इफ वी नो द करंट एंड रेजिस्टेंस वैल्यू इनटू अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। यानी किस तरह कितनी एनर्जी प्रोड्यूस करी है, या एक हीटिंग रॉड कितना एनर्जी प्रोड्यूस करा है, वी वांट टू नो। और तो उसके फैक्टर को हम इंक्रीज करना चाह रहे हैं, तो ये वाहिद चीज है जिसमें अप्रोक्सीमेटली 100% एफिशिएंसी आती है। बस करंट के पास होने पे हीट जो प्रोड्यूस होती थी वो हमें जनरली नहीं चाहिए होती थी, बट इसमें हमें चाहिए होती है, तो ये 100% एफिशिएंसी होती है मगर। ठीक है। वोल्टेज करेक्टरिस्टिक्स ग्राफ्स कल आपको पढ़ाए थे, ये किसका है, जो ओम्स लॉ को फॉलो कर रहे हैं, जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं कर रहे। ये फिलामेंट बल्ब का था, ये किसका था, फिक्स रेजिस्टर का था। ये उन्होंने कनेक्टिविटी एक क्रॉस डिस्कस की हुई, वोल्ट मीटर वो, और एमीटर के कनेक्शंस क्या होते हैं। ओके, ओम्स लॉ क्या था, उन्होंने यहाँ पे रिपीट दूसरी बुक में किया हुआ है। डायोड का करेक्टरिस्टिक ग्राफ हम लोगों ने कल किया था, ये 0.7 वोल्ट से कंडक्ट करना स्टार्ट किया हुआ है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ बाइसिंग इन डायोड्स, वो रिवर्स एंड फॉरवर्ड बाइसिंग होती है, दैट वी विल डील इन द, वो लिखा भी हुआ है ऐसे, रिवर्स एंड फॉरवर्ड बाइसिंग। और रेक्टिफिकेशन हमने पढ़ी हुई है, क्या होता है रेक्टिफिकेशन, वो लेवल्स में पढ़ा था। रेक्टिफिकेशन, रेक्टिफिकेशन, हाफ वेव रेक्टिफिकेशन, फुल वेव रेक्टिफिकेशन, हाँ, नहीं याद आ रहा। ऑल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करने का जो प्रोसेस होता था, वो जो हमने आउटपुट पढ़ा था यहाँ पे, क्या आउटपुट, जी जी जी, ये मेरे पास इनपुट होता है और आउटपुट में हमारे पास सिर्फ एक साइकिल आ रहा हो। ठीक है, ये हाफ वेव रेक्टिफिकेशन होती थी, प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग एसी टू डीसी। बाकी रेजिस्टेंस एंड टेम्परेचर का डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है, एक्सेप्ट स्पेशल टाइप ऑफ रेजिस्टर जिनमें हम थर्मिस्टर्स एंड एलडीआर को डिस्कस करते हैं। रेजिस्टिविटी भी हमने कर ली थी, क्या होती थी, दैट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द मटेरियल। इफ टू वायर्स आर ऑफ द सेम मटेरियल, उनका रेजिस्टिविटी क्या होगा, सेम। रेजिस्टेंस कुड वेरी डिपेंडिंग अपॉन द लेंथ एंड एरियाज दैट दे हैव। याद करने के लिए कुछ भी नहीं है इसमें से, आपको जरूरत भी नहीं है। ये एलडीआर का ग्राफ है, स्ट्रेट एंड स्मूथ है हमारे पास। ठीक है, तो इट कुड बी यूज फॉर टेम्परेचर डिवाइसिंग। ठीक है, क्योंकि इसका स्ट्रेट लाइन ग्राफ आ रहा है। ऑन द कंट्रेरी जो थर्मिस्टर का ग्राफ आता था वो कर्व्ड आता था, इसमें से हम उसको यूज नहीं कर सकते, बिकॉज लीनियर थर्मल हमें नहीं दे रहा था वो रिजल्ट्स। किरचॉफ का मैंने आपको बेसिक इंट्रोडक्शन कल दे दिया हुआ था, वी हैव डन ऑल द सर्किटरीज एज वेल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एंड वो। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि बेतहाशा क्वेश्चन उसके आते हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, नॉट द वे के एक ही पेपर में बहुत ज्यादा आ जाएंगे, लाइक मतलब बहुत दफा वो क्वेश्चन आए हैं। एंड दैट न्यू कॉन्सेप्ट इज, जो हमने अभी तक सिर्फ पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि V इज इक्वल टू आई आर हो। ठीक है, अब हमने ये पढ़ना है कि जो बैटरी होती है उसकी अपनी एक इंटरनल रेजिस्टेंस भी होती है। ठीक है, और उस इंटरनल रेजिस्टेंस को अकाउंट में लेके आएंगे तो ही वो टोटल ईएमएफ के क्या होगी, बराबर होगी। ठीक है, जैसे अगर एक ये बैटरी है ना मेरे पास, इसके साथ एक छोटा सा रेजिस्टेंस शो करेंगे जिसको ऐसे एक बॉक्स बनाएंगे, दिस इज द होल एक्चुअल सर्किट ऑफ द बैटरी। बैटरी ऑलवेज हैव सम इंटरनल रेजिस्टेंस इवन इफ नो सर्किट इज ऑन, तो भी वो कोई ना कोई ड्रॉप दे रहा होगा। तो टोटल ईएमएफ इज ऑलवेज इक्वल टू द सम ऑफ दीज टू।
डू यू गेट द पॉइंट? जैसे हम सब करते हैं टोटल चीजों में, इसी तरीके से यहाँ दिस इज द इक्वेशन। हाँ, टोटल बैटरी बैटरी का रिजल्ट निकालने के लिए जो आपका ड्रॉप आया अक्रॉस द रेजिस्टर एंड द ड्रॉप अक्रॉस द इंटरनल रेजिस्टेंस विच इज बीइंग ऑफर्ड बाय द बैटरी इटसेल्फ, ये जो मैंने आपको डायग्राम बना के दिखाया, ये दिस ऑलवेज देयर, इट्स यू कैन नॉट इग्नोर दैट। क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा कि आइडियली रेजिस्टेंस को हम जीरो कर सकते हैं, बट इफ सम एनर्जी रिलेटेड थिंग इज अकरिंग समवेयर वी कैन नेवर इग्नोर द रेजिस्टेंस देयर। तो अब हम उस रेजिस्टेंस को डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो यहाँ पे उसने डिस्कस किया हुआ है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सर्किट। तो वी आर किसको इंडिकेट कर रहा था? ये ईएमएफ है, और ये क्या है? वोल्टेज। और यहाँ पे उसने लिखा भी होगा, एंड वी आर इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इंटरनल रेजिस्टेंस, और कैपिटल वी आर हमारे पास क्या है? पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द सर्किट, सर्किट के अंदर जो कंपोनेंट अटैच्ड है वो, ठीक है? सपोज अगर हमारे पास सर्किट क्लोज है तो क्या होगा? सॉरी, सर्किट ओपन है, तो वी इंटू आर की वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो। और ईएमएफ किसके बराबर आ जाएगा? आई आर, ठीक है? बट ये इक्वेशन बहुत ज्यादा इस्तेमाल होती है हमारे पास। अब देखो, आई को तो हमने कांस्टेंट ही लेना है, ठीक है? पीछे रह जाएगा स्मॉल आर इंटू कैपिटल आर। कैपिटल आर किसको इंडिकेट कर रहा होगा? रेजिस्टेंस की, जो सर्किट के अंदर कंपोनेंट की रेजिस्टेंस है उसको, और स्मॉल आर इंटरनल रेजिस्टेंस को, वो फिक्स वैल्यू होती है, वो चेंज नहीं है। ये उसने आगे अगेन रीअरेंज करके दिया है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस वी इनटू कैपिटल आर वाला सेक्शन है, उसको रीअरेंज किया हुआ है। ये वो इक्वेशन उसने ड्राइव किया हुआ है। ये देखो, लीनियर ड्राइव है, लेकिन जैसे ही आप लोड रेजिस्टेंस पे जाते हैं तो आपकी पावर थोड़ी सी क्या करती है? डिक्रीज। देखो यहाँ तक अप्रोक्सीमेट लीनियर ग्राफ, यहाँ पे आके एक पोर्शन में कर्व हुआ, ठीक है? जैसे ही आप लोड रेजिस्टेंस पे इंटर होते हैं, लोड रेजिस्टेंस मतलब जो सर्किट की रेजिस्टेंस है हमारे पास, तो पावर में क्या होता है? ड्रॉप। इसकी एक और इक्वेशन भी बनाई जाती है हमारे पास, उसमें ये बताया जाता है, पावर डिसिपेशन के बारे में बात की जाती है। पावर डिसिपेशन के अंदर वो ये कहते हैं कि अगर पावर इज इक्वल टू क्या होता है? वी आई के, और आई किसके बराबर होता है? बल्कि इसको पावर इज वी स्केयर आई स्केयर इंटू आर की जगह पर पुट करेंगे। और एक क्वेश्चन थी अभी मेरे जहन से निकल गई है, आई गेस वी स्केयर ओवर आर था वो, और ईएमएफ फिर उसमें ऐड करते हैं तो आई आर प्लस आई आर बनता है। आई लुक इनटू दैट, बट वो एक क्वेश्चन में भी शायद यहाँ पे आ जाए, भी मेरे जहन से अचानक स्किप हो गई है। वो पावर डिसिपेशन के लिए नॉर्मली यूज करते हैं। यहाँ पे किरचॉफ्स रूल के बारे में वही बेसिक इंट्रोडक्शन बताया हुआ। कल इंशाल्लाह ताला विल डू द प्रैक्टिस क्वेश्चन ऑफ किरचॉफ्स रूल, एंड वो बेसिक्स मैंने आपको बता दिया था कि सम ऑफ करंट मीटिंग एट द पॉइंट इज ऑलवेज इक्वल्स टू ईच अदर। टुवर्ड्स टुवर्ड्स द जंक्शन जो मूव कर रहे होंगे वो पॉजिटिव होंगे, जो अवे होंगे वो क्या होंगे? नेगेटिव होंगे। लाइक यहाँ पे देखें, आई वन स्प्लिट अप होके आई स्प्लिट होके आई वन आई टू एंड आई थ्री में कन्वर्ट हो रहा है, तो आई किसके इक्वल होगा? सम के बराबर होगा। अब यहां से देखो, ये करंट अवे जा रहा है, ये भी अवे जा रहा है, ये सब्ट्रैक्ट होंगे, ये टुवर्ड्स जा रहा है, तो ये क्या होगा? आर, ठीक है? सो टू माइनस 1.5 माइनस 2.5 का यहाँ पे वो इक्वेशन बनेगा। Whereas किरचॉफ सेकंड लॉ की इक्वेशन हमारे पास क्या होती है कि हमारे पास पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द होल सर्किट इज ऑलवेज इक्वल्स टू जीरो। ये सीरीज एंड पैरेलल को उसने डिस्कस किया हुआ है यहाँ पे, जो आप लोगों ने पहले से पढ़ा हुआ था। पोटेंशियल डिवाइडर की इक्वेशन हम लोगों ने पढ़ी हुई क्या होती थी? जिसके अक्रॉस वोल्टेज लेने हैं वो न्यूमरेटर में, नीचे दोनों का सम इनटू वी इन, वही यहाँ पे दोबारा डिस्कस हो रहा है। वी आउट इज इक्वल्स टू आर वन ओवर आर वन प्लस आर टू इंटू वी इन, और अगर मैं आर टू के क्रॉस ले रहा हूँ, आर वन प्लस आर टू इंटू वी इन। डिवाइडर का फायदा क्या होता है हमारे पास? वी कैन डिवाइड द वोल्टेज अक्रॉस द सर्किट, और इसमें द ओनली थिंग दैट वी कीप इन आवर माइंड इज कि इनका डायरेक्ट रिलेशनशिप, दैट इज जब टेम्परेचर बढ़ेगा, ठीक है, तो उसकी रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी? डिक्रीज, तो वोल्टेज भी क्या हो जाएगी? डिक्रीज। यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑटोमेटिकली, ठीक है?
ऑल्दो यहाँ पे एक फिक्स वैल्यू है, इसके अक्रॉस एक फिक्स वैल्यू जनरेट हो रहा होगा, बट जब आप डिवीजन में उसको वेरी करते हैं तो आपको टोटल सम तो 12 ही रहना है ना, तो अगर नीचे कम हो गया तो ऑटोमेटिकली ऊपर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ये किसका साइन है, एलडीआर का, थर्मिस्टर का, थर्मिस्टर। ये देखो उसने क्वेश्चन के अंदर वो लिखा हुआ, एस इंडिकेट कर रहा है रेजिस्टेंस ऑफ थर्मिस्टर, ई इंडिकेट कर रहा है इनपुट वैल्यू, और नीचे दोनों रेजिस्टेंस का सम। ये देखो एस और ये, जब इसके क्रॉस लेंगे तो अब ऊपर क्या आएगा, आर, और बाकी पूरा फॉर्मूला देखो एज इट इज। पोटेंशियोमीटर, पोटेंशियल डिवाइडर किस लिए यूज करते हैं हम लोग, टू फाइंड द अननोन ईएमएफ इन द सर्किट, ठीक है। और उसका फॉर्मूला कल मैंने आपको बता दिया था किसके इक्वल होता है, जैसे मैंने इसको फाइंड आउट करना है, ठीक है, तो वो किसके इक्वल होता है, द इक्वेशन इज नॉट हियर, बट व्हाट वाज द इक्वेशन, E1 over E2 is equals to L1 over L2। अब रह गया हमारे पास सिर्फ किरचूस का रूल। किरचूस के अंदर आपको मैं सिर्फ एक चीज बता दूं कि जो करंट्स की हैं वो हमारे पास तो समझ में आ गया, इक्वेशन जो एक्चुअल बनानी होती है वो किरचूफ सेकंड रूल की बनानी होती है। आपने इसमें बस एक चीज याद रखनी है, अगर पिकअप कर लो तो, ठीक है। हमने, अच्छा यहाँ पे एक बैटरी लगी है, अब हमने देखना है कि कौन सी बैटरी इसमें से नॉर्मली बड़ी है, हम इसको ये देखते हैं, ठीक है। जो भी बड़ी होगी उसके अकॉर्डिंगली हमने करंट को ड्रॉ करना है, डायरेक्शन ऑफ करंट। जैसे इसने ये डायरेक्शन दी हुई है, इट मीन्स के E1 जो थी वो क्या थी इसमें, बिगर थी देन E2। अब आपने एक लूप बना देना, जब यहां से आएगा गुजरेगा तो क्या बनेगी इक्वेशन वोल्टेज की, I1 R1, ठीक है, माइनस के साथ, बिकॉज एनर्जी ड्रॉप होती है हमारे पास यहाँ। और ये इसमें भी क्या बनेगा, माइनस I R2, आई लिख देते हैं क्योंकि उसने ये करंट आई ही दिया, बस सीरीज है, उसमें करंट की वैल्यू सेम ही रहती है। और यहां से जब वो गुजरेगा हाई पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, तो एनर्जी क्या करेगा वो, रिलीज करेगा गेन करेगा, तो फिर अगेन क्या आएगा, -I × E, इनका सम इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। ये उसने यहाँ पे इक्वेशन बना दी, उसने आई वो माइनस को यहाँ से कॉमन ले लिया, और उसके हिसाब से इक्वेशन में E1 - E। सिंगल बैटरी में हमारे पास इन दोनों के सम के बराबर आ रहा था, जब दो बैटरी से माइनस का साइन क्यों यूज किया है, बिकॉज E2 ये देखो यहाँ से किस में हो रही है, माइनस के साइन में आ रही है, ठीक है। तो मेन बैटरी ये था, उसकी एनर्जी स्प्लिट हो गई, इन सब में चली गई। एक क्वेश्चन मैं आपको और दिखाता हूँ इसके अंदर, दैट माइट नॉट बी हियर। तो वो जो मैं पावर की क्वेश्चन के बारे में आपको बता रहा था ना, कि पावर की क्वेश्चन हमारे पास क्या होगी, वही P इज इक्वल्स टू वी आई का फॉर्मूला यूज किया, आई की जगह पे हम लोगों ने क्या यूज कर लिया, we need to use a dissipating fan, ओके। सो आई की जगह, P की जगह पे I² R आ गया। वो जो हमने इक्वेशन पढ़ी थी, EMF इज इक्वल्स टू आई कॉमन लेके R+R, रिमेम्बर, जो अभी अभी हमने पावर इक्वेशन की है, ईएमएफ की जो इक्वेशन की थी, इंटरनल रेजिस्टेंस, आई कॉमन ले लिया, R+R आ गया। यहाँ से आई किसके बराबर आ गया, E/R+R, उसको हमने यहाँ पे पुट कर दिया आई की जगह पे, तो ये बन गया E² / R+R का स्क्वायर, ये आर एज इट इज। आप इसका वो मैथ्स का रूल लगाओ, +-2R आप लोग करते हैं ना, प्लस माइनस करने के लिए इक्वेशन को, A-B से A+B में ले जाने के लिए, या A+B से A-B के होल स्क्वायर में ले जाने के लिए, वहीं पे उसने R2, या अब अगर आप इसको ओपन करो R+R को, तो ये क्या बनेगा, R² + R² + 2RR, यही बनेगा ना, ऐसे ही बनेगा।
अब मैं अगर इसमें +2RR और -2RR ऐड कर दूं और इसको मैं इसके साथ ले जाऊं, तो अब ये क्लोज होके क्या बन जाएगा, R - R का स्क्वायर, और ये दोनों आपस में एड अप हो जाएंगे और क्या बन जाएगा, 4R × R। डिड यू पिक अप दिस इक्वेशन, मैथ्स की वाली? यार देखो, ये इक्वेशन R+R² को यूज किया आपने, ये मेरे पास A हो गया, ये मेरे पास क्या हो गया, बी। A+B का होल स्क्वायर ओपन करें तो क्या आता है, A² + B² +2AB, यही आता है ना? ठीक है। अब मैं इसमें +2AB एंड -2AB ऐड कर देता हूं। ठीक है। अब -2AB को इसके साथ ले जाता हूँ, R+R - 2AB इधर ले आता हूँ, और जो 2A क्या था हमारे पास, R, और B क्या था, स्मॉल r। और ये जो दोनों पॉजिटिव पहले वाले थे, ये तो मैंने ऐड किया, ये पहले से था, ये दोनों ऐड होकर 4R × R बना देंगे। अब R जब R को अप्रोच करेगा तो ये वाला फैक्टर क्या हो जाएगा, पूरा 0। ठीक है। तो इक्वेशन क्या रह जाएगी, E²R/4RR। ये R R से कैंसिल आउट हो गया, और पावर डिसिपेशन की इक्वेशन किसकी इक्वल आ गई, E²/4R। दैट शोज के पावर डिसिपेशन ओनली डिपेंड्स ऑन द इंटरनल रेजिस्टेंस, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस पावर डिसिपेशन का कोई डिपेंडेंसी नहीं है हमारे पास। बाकी मैं आपको वो किरचूस की इक्वेशन बता रहा था। ये देखो, अगेन उसने करंट की डायरेक्शन हमारे पास कहां से कहां की रखी हुई है, क्लॉकवाइज जा रही है, एंटी क्लॉकवाइज जा रही है, ये देखो एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है ना हमारे पास डायरेक्शन इसके अंदर। ये देखो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है हमारे पास। ये देखो यहाँ ये बैटरी है हमारे पास, तो +2 - यहाँ पे क्या, अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ये इट मींस E1 इज बिगर देन E2। अब नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ गया तो आप उसकी जगह पे क्या लिख दोगे, अच्छा इसमें कुछ रूल्स होते हैं जो एक चीट नोट्स टाइप होते हैं, कि जिस साइड ऑफ द बैटरी से करंट निकल रहा है ना, अगर वो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही रहने दोगे उसको, अगर नेगेटिव है तो साथ में नेगेटिव का साइन लगा दोगे। जैसे अगली क्वेश्चन में देखोगे भी आप, ये देखो। अब यहाँ पे देखो, जब यहां से करंट इससे पास आउट करेगा तो क्या इक्वेशन बनेगी, -R1। जब यहां से पास आउट करेगा, देखो किस साइड ऑफ बैटरी से निकलेगा, नेगेटिव एंड से, उसके साथ क्या लगा देंगे, -E2। और जब यहां से निकला तो इक्वेशन क्या बन जाएगी टोटल, E1 -IR1 -IR2 -E2 इज इक्वल टू 0। ठीक है। सम ऑफ पोटेंशियल अक्रॉस द सर्किट इज ऑलवेज इक्वल टू 0। अब अगर आपको मैं एक और क्वेश्चन दिखाऊं, इक्वेशन बनानी आ गई, कि अगर रेजिस्टर लगा हुआ है तो नेगेटिव IR लगा दोगे, पॉजिटिव ऑफ साइड ऑफ द बैटरी से निकल रहा है तो पॉजिटिव E लगा दोगे। ई की बैटरी क्वेश्चन में दिया, ई की वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई होगी। एंड ये क्वेश्चन देखो जरा, ये सर्किट देखो, मैं ना इसको कॉपी करता हूँ एंड देन लेट मी पेस्ट इट ओवर देयर। अच्छा, तो लुक एट द एग्जांपल एज वी जस्ट डिस्कस किया, मैंने कहा था इसको पेस्टिंग कर लूं। अब हमने क्या देखना है, हमने इक्वेशंस बनानी है। अब यहाँ पे दो डिफरेंट लूप्स हैं हमारे पास, डिफरेंट लूप्स में हम किस तरीके से काम करते हैं। पहला रूल, कि जिस लूप को हम, जिसकी इक्वेशन बना रहे होंगे उसका करंट हमेशा बिगर होगा, यानी इस केस में I2 बिगर होगा I1 से, इस लूप में I1 बिगर होगा I2। सेकेंड रूल वही है कि जहां से करंट इन एंड आउट हो रहा है हमने उसको पॉजिटिव एंड नेगेटिव कंसिडर करना है। लेट्स से हम लूप नंबर 1 कंसिडर करते हैं। अब आप यहाँ पे देख लो अगेन, E2 इज द बिगेस्ट वन, तो उसी की बेसिस पे उन्होंने क्लॉकवाइज रखा हुआ है दोनों का। पहले लूप को कंसिडर करो, यहीं से ही स्टार्ट कर लेते हैं हम लोग इक्वेशन को, E2 से ही। करंट हमारे पास कैसे आना है, ठीक है, ऐसे हमारे पास निकल रहा है। अब हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, तो E1 हमारे पास क्या आ गया, पॉजिटिव। तो ये मेरे पास E
E3 है, ये E2 है और ये E1। E3 से शुरू कर लेते हैं हम लोग। E3 में करंट जब हमारे पास ऐसे आएगा, तो यहाँ से E3 से क्या निकल रहा है, हमारे पास करंट निकल रहा है। और पहले कौन सी लूप कंसिडर की है इन्होंने, E1 को। ठीक है, चलो इसे से कर लेते हैं। लूप 1 इसको कंसिडर कर लेते हैं। एक क्वेश्चन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे आपके पास। सो यहाँ पे E1 E2 से निकला पॉजिटिव, क्योंकि पॉजिटिव साइड से निकल रहा है। अब यहाँ से जब गुजरेगा ऐसे करके, तो अब इसकी नेगेटिव साइड से निकल रहा है, तो -E1। यहाँ पे से एक ही करंट पास आउट हो रहा है, तो -I1 R1। अब इस रेजिस्टर से दो करंट माइन हो रहे हैं, तो माइनस का साइन तो आ गया, क्योंकि ड्रॉप है, एनर्जी ड्रॉप है। तो जौन सा लूप है उसका करंट बड़ा होगा, तो I1 - I2 × R2 इज इक्वल्स टू 0, फिनिशेस एट हियर। अब सेकेंड इक्वेशन लिखे हम लोग, सेम को कंसिडर कर लो, हम लोग यहीं से शुरू करते हैं। अब यहाँ पे E2 के नेगेटिव से निकल रहा है, अगर मैं ऐसे शुरू करता हूँ ना, ऐसे शुरू करता हूँ, तो यहाँ पे वही वाली चीज आ जाएगी हमारे पास। लेट मी रेज ऑल दैट, ताकि आप लोगों को अंडरस्टैंड करने में आसानी हो जाए। अब मैं कैसे कंसिडर कर रहा हूँ, अब मैं ऐसे जा रहा हूँ, ठीक है। तो E2 की नेगेटिव से करंट निकल रहा है, तो -E2 लिखूंगा। आगे पहला, अब ये रेजिस्टर आ गया, अगेन इसमें से दो करंट पास आउट करें। अब सिंस आई एम वर्किंग ऑन दिस लूप, तो इसका करंट बिगर होगा, तो I2 पहले लिखूंगा, -I1 × R2। और इस लूप का करंट से सिर्फ एक जा रहा है, तो -I2 R3 इज इक्वल्स टू, सॉरी, लास्ट वाली वो रहेगी EMF। तो लास्ट इज, अब उसके पॉजिटिव से निकलेगा जाके, तो -E, सॉरी, +E3 हमारे पास। ठीक है। अब मैं आपको इनकी क्वेश्चन सिखा देता हूँ, ये देखो। +E3, I2 R3, I2 R1 और -E2 यहाँ पे, और यहाँ पे E2 क्या है, पॉजिटिव फर्स्ट वाली रूट है। सो ऐसे इक्वेशंस बनाते हैं हम लोग, और इसको हम डिटेल में इंशाल्लाह विल डू इन द नेक्स्ट लेक्चर।